नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इस खबर ने बाजार में खलबली मचा दी। शेयर बाजार धड़ाम गिरा और कच्चा तेल $100 के पार पहुंच गया। सिर्फ एक सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स 200 DMA के नीचे पहुंच गए हैं। निफ्टी के सभी 50 शेयर आज लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। कहां सबसे ज्यादा पिटाई हुई और क्या बाजार के हालात रहे, मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही है हमारे साथ सारा अपडेट लेकर। बुरी तरह से आज भारतीय बाजार धराशायी होते हुए दिखे और इनफैक्ट अच्छी बात यही लग रही थी कि बाजार बंद होते हुए देखने को मिले। क्लोजिंग हमने जब देखी, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा अगर बाजार में वॉलेटिलिटी हम देखते तो इससे भी ज़्यादा गिरावट हावी होने के पूरे संकेत नजर आ रहे थे। निफ्टी देखिए करीब 815 अंकों की गिरावट के साथ 16,247 के लेवल्स पर बंद हुआ। 5% तक की कमजोरी हर तरफ, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव। एक भी स्टॉक नहीं बचा था जहां पर हमने खरीदारी देखी हो। आज दिन भर इसी टेंशन के चलते जो एस्केलेट होते हुए देखने को मिले, बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी। सेंसेक्स देखिए 2702 अंकों की गिरावट के साथ 5% लुढ़क कर 54,529 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। और बैंक निफ्टी में भी गिरावट बुरी तरह से हावी होती हुई दिखी। करीब 2163 अंकों की कमजोरी के साथ 6% की गिरावट 35,228। सबसे ज्यादा लूजिंग अगर इंडेक्सेस में कुछ था तो बैंक निफ्टी की तरफ से। मिड कैप स्पेस में 1634 अंकों की कमजोरी हमने देखी। 26,832 के लेवल्स पर यह भी क्लोज होता हुआ। तमाम मेजर इंडाइसेस जो हैं 5 से लेकर 6% तक की कमजोरी दिखा रहे थे। एकमात्र स्टॉक जो कि दिन भर हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा था हिंडाल्को, क्लोजिंग होते होते उसमें भी बिकवाली हावी होती हुई दिखी। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम पैक्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा था, लेकिन आज वो भी नहीं बन पाया। शुरुआत में हमने देखा यहाँ पर हिंडाल्को में तेजी के साथ ट्रेड दिखा, लेकिन आखिरी घंटों में वहां पर भी बिकवाली हावी होती हुई। इसके अलावा निफ्टी 50 के तमाम मेजर स्टॉक्स जो है इसमें बिकवाली, भारी बिकवाली कह सकते हैं, हावी होती हुई। 8% तक की गिरावट हमने यूपीएल के स्टॉक में देखी। बिकवाली का दबाव लगातार इस स्टॉक में देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मूव्स देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक 7% तक की गिरावट दिखाते हुए भारी गिरावट। यहाँ पर मेजर लूजिंग कैंडिडेट ग्रासिम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स करीब 7-8% की गिरावट ग्रासिम में। टाटा मोटर्स में 10% तक की गिरावट भी देख चुके हैं हम। और इंडसइंड बैंक भी रहा जो कि निफ्टी 50 में टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स में शामिल, करीब 8% तक की गिरावट। ये तो टॉप लूजिंग है। इसके अलावा हर स्टॉक में हमने कमजोरी ही देखी। नैल्को जैसे स्टॉक करीब 4.25% तक की गिरावट दिखा रहा था। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम स्पेस में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का विपरीत एक्शन देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिखा। हिंडाल्को भी टूटता हुआ दिखा। मेजर लूजिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, एफएमसीजी स्पेस सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई। करीब 1200 अंकों की कमजोरी हमने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखी। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स। आईटी क्योंकि ग्लोबल टेंशन जैसे आते हैं आईटी स्पेस पर इसका क्लियर कट इंपैक्ट दिखता है। आप देखिए वहां पर लाल निशान। ऑटोमोबाइल स्पेस में 708 अंकों की कमजोरी। इसके ठीक पीछे फार्मा ऑटो भी बिकवाली का दबाव झेलते हुए। इतना ही नहीं, करेंसी जो हम देख रहे थे, कमोडिटीज को अगर देख लें, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस और गोल्ड सिल्वर में हमने एक एलिवेटेड एक्शन देखा। वहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड था, लेकिन करेंसी, रशिया की करेंसी रूबल में भारी बिकवाली देखने को मिली। आईएनआर में भी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। तो क्लियरली बाजार का हाल रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच कमजोरी भरा ही आज देखने को मिला। बिल्कुल, तो बिल्कुल बाजार में जो है अच्छी खासी बिकवाली। और जैसा कि मानसी भी बता रही थी कि यहाँ पर जो रूबल है वो तो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँच गया है, निचले स्तरों पर। और बाजार जो रूस के हैं वो भी, उनमें भी अच्छी खासी बिकवाली हमने आते हुए देखी। ये सारी चिंता का असर हमारे बाज़ारों पर दिख ही रहा है। इसलिए ईटी नाउ स्वदेश पर आज दिन भर हम लगातार बाजार के दिग्गजों से, एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि इस समय निवेशकों ने, एक्सपर्ट्स ने क्या सलाह दी है निवेशकों को। मार्केट्स की वैल्यू अगर आप इंडिया के मार्केट्स की देखना चाहें तो इसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि इंडिया का जो पी है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? तो अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे नहीं आया। तो ये कहना कि बहुत सस्ता हो गया तो अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई स्टॉक्स जो कि एनर्जी में हुए, इंडिया में हालांकि कम है, या किसी मेटल्स में हुए जहाँ पे कि रूस के इस हमले से कुछ उसमें अड़चन आएगी एक्सपोर्ट्स में। आज जो हो रहा है वो बहुत वैल्यूएबल लेसन है। हमने तो कई साल देखे हैं, कई दशक देखे हैं
इन यंगस्टर्स को अब ये पहली बार नजर आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इनसे इस लेसन से ये एक हार्ड टीचर है मार्केट, ये हार्ड लेसन्स लेके निकलेंगे, वो आगे 5, 10, 25 सालों में आपके चैनल पर आएंगे और अपने इस एक्सपीरियंस को बयां करेंगे कि कितना सीखा हमने ये 2022 की जो बिगनिंग की जो फॉल हुई है। The news flow around the Russia, Ukraine conflict is now pretty much discounted. You can't hit the market every day with the same news flow. So I would want to believe that the Nifty gets into a range, 16,850 on the downside, 17,500 on the upside. And if you actually look at the breadth readings, we are at historically oversold levels. So these are levels from where investors should definitely look at buying opportunities. जब मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ है फॉर वट एवर रीजन, तो अब तब कुछ अच्छी क्वालिटी कंपनीज की भी पिटाई हो जाती है। और उस समय अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप अपनी लिस्ट ऑफ क्वालिटी कंपनीज बनाते हो और फिर थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में नहीं बट थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते हो या पोजीशन बढ़ाते हो। तो मैं अभी लास्ट कुछ दिनों से ऐसी एक लिस्ट बना के, मैं वो लिस्ट पहले ही बना लेता हूँ, मतलब मार्केट की मैं वेट नहीं करता, तो प्राइस देखने से थोड़ा बायस हो जाता है। जब भी इवेंट होते हैं तो इसमें जाहिर की बात है कि काफ़ी फियर अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, कुछ समय से चल भी रहा है, तो किसी को पता नहीं कि ये वो किस करवट बैठेगा। तो ऐसे समय में कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सलाहकारक है, क्योंकि जो डैमेज होना था उसमें हो गया, तो आप बेच के भी फायदा नहीं है। और लेना इसलिए सलाहकार नहीं कि हमको अभी किस तरह डेवलप होगा इसलिए पता नहीं। तो आई थिंक इस माहौल में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज भी आती रहेंगी, ऐसा नहीं कभी नहीं होगी, पर ये सिचुएशन को डेवलप होते देना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी होते हैं वो थोड़ा एक ग्लोबल मार्केट्स में एक ओवर रिएक्शन हमेशा हमें देखने को मिलता है। अगर आप गल्फ वॉर की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत लो से गिर गए थे और 6 महीने के भीतर वो प्रीवियस लेवल्स को क्रॉस कर गए। तो इसी तरह ये यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जिस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, एक नीज और रिएक्शन ऑन द डाउनसाइड को देखने को मिल ही रहा है। और सिंस ये सिचुएशन अभी भी इवॉल्व हो रहा है, तो बाजार के एक्सपर्ट्स अपना नज़रिया बताते हुए कि किस तरह से इस बाजार को अप्रोच करना चाहिए। मेरे साथ आज 2 खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, पंकज मुरारका और कुणाल बोथरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत शो में। कुणाल, सारे लेवल्स हमने देखा आज ब्रेक होते हुए, इनफैक्ट निफ्टी के सारे स्टॉक नेगेटिव जोन में जाकर बंद हुए और 200 DMAs, जिसको टेक्निकल चार्ट पर इंपॉर्टेंट माना जाता है, एनर्जी इंडेक्स को छोड़ दें तो बाकी सारे इंडेक्स ने वो लेवल तोड़ा। मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या समझा, हाउ डिड यू रीड दिस मार्केट टुडे? धन्यवाद मुझे शो में इन्वाइट करने के लिए सौमित्रा। मार्केट में जो सेलिंग की पैटर्न आई थी वो आई थिंक कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 वीक से एक इनहेरेंट सेलिंग जो मार्केट में वीकनेस थी वो हमको लगातार दिख रही थी। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में हमने ऑलरेडी वीकनेसेस कंसिस्टेंटली देखे थे, बट आज जब हमने देखा तो मार्केट में कह सकते हैं कि एक टोटल ब्रेकडाउन जैसा हो गया, बिकॉज काफी सारे सपोर्ट लेवल्स इंडाइसेस के अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी बट अक्रॉस द बोर्ड काफी सारे स्टॉक्स में भी काफी सारे मेजर सपोर्ट लेवल्स ब्रीच हुए हैं। मैं 2 फैक्टर्स से मार्केट एनालाइज करूंगा। पहला तो जो रहेगा शॉर्ट टर्म में कि हमने 16,850 का जो एक बहुत फॉर्मिडेबल सपोर्ट था, हम लास्ट 1.5 से 2 मंथ्स में इस लेवल से बार बार बाउंस कर रहे थे और वो लेवल 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी लैंड अप हो रहा था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इंडाइसेस के लिए। हमने वो लेवल्स को ब्रेक कर दिया है। सो अब आगे जाके 16,800-850 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस तौर पे बन सकता है इंडाइसेस के लिए। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट सेंटिमेंट के लिए काफी इंपैक्टफुल होता है वो है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि जब जब इंडिया विक्स में एक स्टेडी राइज आती है 25, 30, 35 के आसपास, जब एक इंडिया विक्स मूव करता है तब हमने देखा है कि मार्केट्स में करेक्शन की जो वेव होती है वो इंटेंसिफाई होती है। अब नेक्स्ट फैक्टर जो वॉच आउट करना है वो है अगर मार्केट यहाँ से स्टेबलाइज होती है और अगर इंडिया विक्स यहाँ से करेक्ट करना चालू करते हैं तब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक फॉर्मिडेबल बॉटम की तरफ जा रहा है। बट अगर इंडिया विक्स 30-34 के जो लेवल्स है अगर ये लेवल्स पे मेंटेन होती है, जैसे कि आज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे इंडिया विक्स 30 और 32 के आसपास का एक रेंज जो था वो रेंज पे बरकरार था, बिकॉज ऑफ विच वॉलेटिलिटी सबसाइड नहीं हुई और लास्ट में इंटेंसिफाई होगी लास्ट हाफ एन आवर में भी। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आने वाले कुछ एक दिनों में वॉलेटिलिटी इंडेक्स सबसाइड नहीं होती है
तो पॉसिबल है कि मार्केट में करेक्शन वेव और आ सकता है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया यहाँ पर कुणाल। पंकज, आपसे समझना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा तबका हमारे मार्केट में इस समय उन यंग लोगों का है जो अभी पिछले कुछ 2-3 साल पहले मार्केट में आए हैं। ये लगातार चर्चा इस समय चल रही है कि उन्होंने शायद पहली बार इस तरह का क्राइसिस देखा हो और अब कैसे बिहेव किया जाए वो समझ में नहीं आता। लोग शायद घबरा कर अपने SIPs बंद कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आप एक मार्केट वेटरन हैं, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे इस समय एक इन्वेस्टर का बिहेवियर होना चाहिए जब बाजार एक दिन में हम देख रहे हैं कि 800-900 पॉइंट तक टूट जाता है। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर को बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए। बाजार में इस तरह की कुछ विश्व घटनाएं होती हैं और जिसका असर बाजार पे दिखता है। ऐसा ही पहले भी एक बार 80s में हुआ है, जब गल्फ वॉर हुआ था, जब इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया था। तो इस तरह की कभी ना कभी विश्व में घटनाएं हो जाती हैं और बाजार ये एक शॉर्ट टर्म पैनिक मोड में आ जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की गिरावट देखने को मिलती है। पर हमें एक चीज समझनी चाहिए कि जब हम शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसी कंपनी के हकदार या ओनर बन जाते हैं। उन कंपनियों के बिजनेस में या फंडामेंटल में इतनी कोई बदलाव नहीं आया है। और ये जो रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस है, इससे डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक थोड़ा सा जो तेल के दाम बढ़ गए हैं उसका थोड़ा बहुत हमें असर पड़ेगा, पर उसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर को बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए। बल्कि ऐसा माना जाता है और ऐसा मेरा फर्म बिलीफ है कि इस तरह के जब क्राइसिस होती हैं और बाजार में जब इस तरह की गिरावट आती है तो निवेशकों को उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के अगर उनके पास आइडल फंड्स हो तो उसे बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए 2 से 3 साल के व्यू से। क्योंकि हमने जब भी देखा है ऐसा हिस्ट्री में कि जब ये क्राइसिस एक सेटल हो जाती है तो उसके बाद बाजार जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। तो जब कभी भी ऐसी क्राइसिस हुई है पहले, चाहे वो गल्फ वॉर हुआ हो, चाहे वो सितंबर 11 के अटैक्स हुए हों 2001 में यूएस के ऊपर, उस समय जिस किसी निवेश ने बाजार में पैसा लगाया तो उन्होंने 1 साल के बाद उसके बाद 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बाजार ने दिया। बिकॉज क्राइसिस में शेयरों के भाव घट जाते हैं और उस समय एक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। तो मेरा सुझाव या सजेशन इन्वेस्टर्स को यही है कि जरा भी पैनिक नहीं हो। इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था के प्रोस्पेक्ट्स या जो फ्यूचर है काफी ब्राइट है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखें और अगर इनके बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी समझें और अगर उनके आइडल फंड हो तो ये समय बाजार में निवेश करने का है, ना कि बाजार में बिकावली करने का है। करेक्ट। तो ये समय बाजार में निवेश करने का है, अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात आपने कही पंकज यहाँ। कुणाल, लेकिन अब अगर पिक करना है तो कैसे पिक किया जाए? मैं एक फैक्टर पे और डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा और वो है क्रूड। आप चार्ट देखते ही होंगे क्रूड के। हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में 104-105 के लेवल तक क्रूड पहुँच गया है। घरेलू बाजार में भी बढ़ता चला जा रहा है। जाहिर तौर पर उससे हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं, चाहे वो पेंट है, रबर है, ये सारी जो कंपनीज हैं, इन पर काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ता है। BPCL, ONGC, HPCL जैसी कंपनियों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब ये डिस्कशन हो रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी चाहिए? क्या हमें एक एक फैक्टर को पिकअप करना चाहिए? आप किस पर फोकस कर रहे हैं फिलहाल? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो मैं पहले क्रूड के जो मेरा फोरकास्ट है शॉर्ट टर्म में, मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ये जो लास्ट वन मंथ में 1.5 मंथ में जो ये जियो पॉलिटिकल फैक्टर आया है, इस बेसिस पे क्रूड में एक सडन स्पाइक जैसा माहौल बना है। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि जब जब क्रूड में ऐसे इवेंट बेस्ड स्पाइक्स आते हैं तब जो करेक्शंस जो रैली होती है वो शार्प होती है, बट आने वाले जो टाइम में जब करेक्शंस आता है वो भी काफी शार्प और स्विफ्ट हो सकता है। सो इस करेक्शन वेव में आंकना बहुत डिफिकल्ट है कि किस हद तक क्रूड ऊपर में जा सकता है, बिकॉज काफी सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज फ्लो सराउंडिंग है। सो जब तक ये न्यूज फ्लो अबेट नहीं हो जाती है तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि क्रूड कब तक रैली कर सकता है और किस लेवल पे टॉप आउट कर सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल न्यूज फ्लो सबसाइड हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि क्रूड में जो करेक्शन आएगी वो भी सिवियरली या शार्प हो सकती है डाउन साइड में। सो उस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो वेल पोजीशनड है
पेंट्स स्टॉक की बात करें तो एशियन पेंट्स क्लासिकल चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर हम जस्ट दो स्टॉक्स में कंपेयर भी कर ले एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में भी, तो एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक है जिसने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, अपने सपोर्ट लेवल से काफी हद तक ऊपर है। सो पॉसिबल है कि अगर ये स्टॉक आने वाले कुछ एक हफ्तों में अगर यहाँ से और 5 से 7% की गिरावट दे दे तो मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत अच्छे लेवल्स पे आ सकता है। जो दूसरा सेक्टर है जो क्रूड रिलेटेड नहीं है बट आई थिंक जो स्ट्रेंथ वाइज इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो मेरे अनुमान से आई थिंक वो बैंक निफ्टी और ऑटो इंडेक्स है। ये दो सेक्टर्स में लास्ट 2 मंथ्स में हमने स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखे थे, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हालांकि काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी भी अपने 2001 सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बट अगर हम इनहेरेंट स्ट्रेंथ की बात करें लास्ट 1.5 मंथ्स में तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद बैंकिंग स्टॉक्स एक ऐसा प्लेस बन सकता है जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स भी यहाँ से ज्यादा हो सकती है। तो लार्ज कैप नेम्स लाइक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों स्टॉक मेरे टॉप पिक्स में रहेंगे। और ऑटो स्टॉक्स में एमएनएम और मारुति ये दो स्टॉक मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे वापस आ रहे हैं। मारुति हमने देखा है कि वो 8000 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज स्टॉक ने करेक्शन वेव दिया है बट मेरे अनुमान से आई थिंक 8000 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है मारुति के लिए भी। सो ये काफी सारे स्टॉक्स है जो मेरे शॉर्ट लिस्ट में है और जैसे ही स्टॉक्स करेक्ट करेंगे या एक मार्केट स्टेबल फेज में आ जाएगा तो मेरे अनुमान से ये शॉपिंग लिस्ट में कुछ एक स्टॉक्स में शॉपिंग डेफिनेटली की जानी चाहिए। ओके, तो बहुत बढ़िया आइडियाज़ यहाँ पर शुरू हो गए हैं शेयर होना। मारुति जैसे आइडिया यहाँ पर कुणाल पेश कर रहे हैं। पंकज, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अब अप्रोच चूँकि ये समय ऐसा है कि शायद ज़रूरत पड़ने पर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो सस्ते हो गए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये अप्रोच ठीक है कि नहीं, पहली बात, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत स्टॉक सस्ते हो गए हैं तो पूरे पोर्टफोलियो को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी सही है तो कहाँ फोकस होना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में? और अगर सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है कि नहीं, आप एक हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का चेंज करें और उसमें कुछ नए स्टॉक्स को ऐड करें, तो वहाँ एक बार फिर से कहाँ फोकस होना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप? आप किन के साथ जाना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स आपकी रेडार पर हैं? देखिए, जब भी इस तरह की बाजार में गिरावट आती है तो जब बाजार रिकवर होगा तो सबसे पहले लार्ज कैप जो होते हैं, बड़ी कंपनियां जो होती है, बिकॉज ये कंपनीज इंडेक्स हेवीवेट्स हैं या मार्केट हेवीवेट्स हैं, तो सबसे पहले तेजी इन्हीं शेयरों में आती है। बिकॉज जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते, वो खाली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब बाजार में गिरावट आती है तो लार्ज कैप्स में जहाँ पे वैल्यू आ जाती है तो काफी जो वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टर होते हैं वो बाजार में स्टेप इन करते हैं और उन अच्छी कंपनियों के शेयरों में वो खरीदारी करते हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि इन्वेस्टर को लार्ज कैप पे फोकस करना चाहिए, मिड कैप या स्मॉल कैप पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बिकॉज बाजार जब यहाँ से टर्न अराउंड होगा तो लार्ज कैप सबसे पहले रैली को लीड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमेशा हमें एक प्रिंसिपल बना के रखना चाहिए कि हमें अच्छी क्वालिटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं वो अच्छी कंपनीज हैं और गुड क्वालिटी कंपनीज हैं तो इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, खाली पेशेंस या धैर्य रखना चाहिए। ये बाजार है, इसमें साइकिल आती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर इसकी वजह से जो कंपनी या जो बिजनेस है उसके अंडरलाइन फंडामेंटल्स में चेंज नहीं होता है। ये खाली बाजार में एक जो ग्रीड एंड फियर की साइकोलॉजी है उसकी वजह से एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, एक्सट्रीम पेसिमिज्म का दौर चलता रहता है टाइम टू टाइम। और ऐसे समय, जैसे मैंने पहले बताया था, इन्वेस्टर को इसको अपॉर्चुनिटी समझ के मेरा ये मानना है अच्छी लार्ज कैप गुड क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। पंकज, कोई आइडियाज़ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? लार्ज कैप काफ़ी बड़ा स्पेस है, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स, अगर आप आइडिया दे सकें? तो जैसे कि हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे जो व्यू है काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है और फंडामेंटली बहुत ही साउंड है। तो हमें इंडिया की जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो या कोटक बैंक हो, इन सभी में मुझे लगता है अगर इन्वेस्टर 2 से 3 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए अच्छे हेल्दी रिटर्न्स बनेंगे और हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है इन पे। इसके अलावा हमें लगता है कि इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो भी काफी अच्छा कर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनेट वगैरह का पेनिट्रेशन या यूजेज बढ़ रहा है,
और इसकी वजह से टेलीकॉम का यूजेज भी बढ़ रहा है। तो टेलीकॉम की जो लीडिंग कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे भारती हो, इनका भी फ्यूचर काफी ब्राइट है और हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है इन पे। तो मुझे लगता है जिन इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू है 2 से 3 साल का, और इन्हीं सभी शेयरों में भी अब बाजार के साथ गिरावट आई है, तो 2 से 3 साल के व्यू से मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को सर्टनली इन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्हें हेल्दी रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे आपने लार्ज कैप स्टॉक्स बताए जहां पर फोकस होना चाहिए, और जाहिर तौर पर जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जब रिकवरी आएगी तो पहले लार्ज कैप स्टॉक्स ही चलते हैं, वहां पर फोकस करना बेहतर होगा। कुणाल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, एक आई डोंट नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना ज़्यादा बाजार गिर चुका है, अभी कल का ट्रेडिंग डे बाकी है इस हफ्ते में, क्या कोई गेस करना चाहेंगे, कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, कल अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो कौन से स्टॉक पर फोकस करना चाहिए? तो आई थिंक पहले मैं एक इंडेक्स पे जो एक इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है वो बताना चाहूंगा कि आज जब इंडेक्स ने 16,200 के आसपास जो क्लोजिंग दी, तब 3 सिग्मा बॉलिंगर बैंड्स के नीचे चला गया मार्केट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। 3 सिग्मा बॉलिंगर बैंड्स इंडिकेट करता है कि 99.7 परसेंटाइल की जो मार्केट की रीडिंग थी उसके नीचे मार्केट चला गया है। ये जो होती है एक अनसस्टेनेबल रीजन्स होते हैं जहां पे मार्केट अगर करेक्ट करे उस लेवल्स के नीचे, तो हम कहते हैं कि जनरली वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाती है जहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है। बट बिकॉज मार्केट में आज क्लोजिंग बेसिस पे भी सेलिंग आई थी, तो मेरा ऐसा मानना शायद हो सकता है कल के फर्स्ट हाफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट देन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि शायद मार्केट गैप डाउन ओपन करे और फर्स्ट 1.5 और आवर्स तक मेरा ऐसा मानना है कि शायद थोड़ी सी एक सेलिंग वेव आ सकती है। बट सेकंड हाफ में अगर मार्केट सस्टेन करे इस 3 सिग्मा बॉलिंगर बैंड्स के नीचे, तो मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत बढ़िया रिकवरी आ सकती है सेकंड हाफ में। सो उस लिहाज से मैं 2 स्टॉक पिक्स रेकमेंड करूंगा और मिक्स्ड रहेंगे व्यूज, 1 सेल एंड 1 बाय। पहला जो रहेगा सेल वो रहेगा L&T फाइनेंस पे। काफी वीक चार्ट स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है L&T फाइनेंस। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली नॉट जस्ट लास्ट 1 वीक या 3 डेज 5 डेज में, बट लास्ट 6 to 8 मंथ्स में भी हमने कंटिन्यूसली देखा है कि स्टॉक एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। सो इसको मैं सेल के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 58 का, स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 65 का। और जो सेकेंड स्टॉक जो लास्ट 6 से 7 मंथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन रहा है, एक चेंज रहा है मिड कैप नेम में, वो है रेमंड। स्टॉक ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पैटर्न्स हमने रेमंड में देखे। तो अगर कल फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट करेक्टिव वेव में जाता है तो मेरे अनुमान से रेमंड में एक अच्छा बाय बन सकता है। टारगेट्स रख सकते हैं 750 का, स्टॉप लॉस 650 का। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर कल ट्रेड करना है बाजार में तो एक सेल और एक बाय, ये दोनों ही आइडियाज़ कुणाल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए। काफ़ी कठिन दिन था बाजार के लिए, हमने देखा कि अच्छा खासा दबाव बाजार में था, ग्लोबल संकेत जो है वो अच्छे नहीं है। अभी देखते हैं कि किस तरह यूएस मार्केट खुलते हैं और उसके बाद कल का बाजार का जो रुख है वो एक बार तय होगा। चलिए फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ET Now स्वदेश पर।